और सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां की सत्ता में राजनीति से ज्यादा मात्रा आतंक नीति की है। ये आरोप बांग्लादेश के नेता और बांग्लादेश के लोग ही लगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश में एक के बाद एक लिए जा रहे ऐसे फैसले जिसमें आतंकियों को जेल से रिहा किया जा रहा है, आतंकियों से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, खूंखार आतंकियों को नफरती भाषण देने का लाइसेंस दिया जा रहा है और तो और चुनाव लड़ने के अधिकार दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहे इस खेल को आप 1971 वाले नरसंहार के मुजरिम अजहरुल इस्लाम की तस्वीर के साथ बखूबी समझ सकते हैं, जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए कानूनी आज़ादी दी जा रही है। उसकी पार्टी जमात इस्लामी पर असीम इनायत की जा रही है। बांग्लादेश से सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार ने कई आतंक प्रेम वाले फैसले लिए थे। इन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि उन्होंने जमात इस्लामी पार्टी पर लगा बैन हटा दिया था। शेख हसीना की सरकार ने कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी पर बैन लगाया था। मोहम्मद यूनुस ने कुर्सी संभालते ही असीम इनायत दिखाते हुए जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया। अब जमात इस्लामी पर बांग्लादेश की अदालत की इनायत हो रही है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनावी पंजीकरण को फिर से दर्ज किए जाने का आदेश दिया। जमात की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि दोबारा पंजीकरण कर जमात इस्लामी को चुनाव चिन्ह भी दिया जाए। आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में 2013 में जमात के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा था। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि जमात इस्लामी का चुनाव चिन्ह तराजू रहा है। अब चुनाव चिन्ह क्या होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है। वैसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर आगे होने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। मोहम्मद यूनुस पर पहले से ही चुनाव को लेकर भारी दबाव है। अपनी सत्ता को सदा के लिए बरकरार रखने के लिए वो लोकतंत्र को लॉक कर चुनाव टालने की नीति बनाते रहे हैं, लेकिन यहाँ तो चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टी उनके पसंद की है, चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार उनकी पसंद के हैं। वैसे बांग्लादेश जमात वाली सोच और विचार के साथ पाकिस्तान वाली राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सवाल यही है कि अगर किसी देश में आतंकी चुनाव लड़ने लगे, नरसंहार के मुजरिम जेल से बाइज्जत बरी होकर वोट मांगने लगे, तो उस देश का भविष्य कैसा होगा? उस देश की सत्ता कैसी होगी? उस देश के विधायक, सांसद, मंत्री कैसे होंगे? उस देश की नीति कैसी होगी? ये नेता किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? ये नेता जनता को क्या भरोसा देंगे? जमात इस्लामी के इतिहास और कारनामे के आधार पर आपको ये बताते हैं कि क्या हो सकता है। अल-कायदा, ISIS और जैश जैसे आतंकी संगठन राजनीतिक पार्टी बन जाएंगे। हाफिज सईद और मसूद जैसे आतंकी चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। अल-कायदा, ISIS, जैश जैसे संगठन मिलकर गठबंधन की सरकार चलाएंगे। आतंक वाली सरकार बनने के बाद आतंक का विशेष मंत्रालय भी बन सकता है। फिर आतंकवाद के लिए सरकारी पैकेज जारी होंगे, आतंकियों के लिए नई नई योजनाएं शुरू होंगी, आतंक के नए नए ट्रेनिंग सेंटर के लिए सरकारी फंड जारी होगा, आतंकियों से नई परियोजनाओं के उद्घाटन करवाए जाएंगे। संविधान में राष्ट्रवाद की जगह आतंकवाद को रखने की सिफारिश होगी। अगर आप बांग्लादेश के हालात को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बांग्लादेश कहां जा रहा है, बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसी पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जा रही है। वहीं शेख हसीना की पार्टी पर रोक लगाई गई है। भले ही बांग्लादेश की जनता के मन में कुछ भी हो, वहां की सत्ता, वहां की पुलिस, वहां की अदालत की लिस्ट में सबसे ऊपर खूंखार आतंकी है। आम लोगों की आवाज को दबाकर आतंकियों को प्राथमिकता दी जा रही है और कट्टरपंथियों के दम पर कुर्सी पर बैठने वाले मोहम्मद यूनुस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर मौन सहमति दे रहे हैं। जब बांग्लादेश में बात वहां तक पहुंच चुकी है तो आज आपको जमात इस्लामी के इतिहास को भी जानना चाहिए। ये वही संगठन है जिसने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के समय अपने लोगों की जगह पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके रजाकारों ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर बांग्लादेश के लोगों और हिंदुओं की हत्याएं, रेप और नरसंहार में हिस्सा लिया था। यही वजह है कि जमात इस्लामी पर 1971 के बाद बैन लगा दिया गया था। ये वही इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जिसने जुलाई 2024 के बाद शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ हिंसा की थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों की हत्या की गई, हिंदुओं की हत्या की गई।